पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से संवाद करेंगे। अमर उजाला डिजिटल के एडिटर श्री जयदीप कर्णिक जी, मैं इसमें बहुत देर बाधा नहीं बनना चाहता क्योंकि मुझे कोई नहीं सुनना चाहता, अखिलेश जी आपको सुनना चाहते हैं। तो जयदीप जी, आपके हाथ में इस सत्र का संचालन, राजनीति की बात। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष, और एक बार फिर आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं अखिलेश जी की संवाद कल प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उद्बोधन से बात की। पहले भी हम लखनऊ में संवाद करते रहे, लेकिन आज 18 अप्रैल का दिन हमारे लिए इसलिए बहुत खास है क्योंकि 18 अप्रैल 1948 को उत्तर प्रदेश के ही आगरा से अमर उजाला की यात्रा शुरू हुई थी। हमारा पहला संस्करण आज से ठीक 77 साल पहले आगरा से शुरू हुआ। हमारा आज स्थापना दिवस है और हमारे स्थापना दिवस के इस संवाद कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही रहेगा कि आपके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के और समाजवाद के प्रणेता रहे, दिग्गज नेता रहे। उस दौर में और अभी के दौर में राजनीति में बहुत परिवर्तन आ गया है, समाज में परिवर्तन आ गया है, देश में परिवर्तन आ गया है। बहुत सारे युवा भी इस सभागार में मौजूद हैं और बहुत सारे युवा इसको लाइव भी अमर उजाला के अलग अलग चैनलों पर, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि समाजवाद की वो विचारधारा, समाजवाद की वो राजनीति आज इस देश के लिए और युवाओं के लिए कितनी प्रासंगिक है और उसमें क्या कोई बदलाव की आवश्यकता भी है? मैं सबसे पहले अमर उजाला के पूरे परिवार का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जैसा कि आपने बताया कि आज स्थापना दिवस है आपका, मुझे खुशी है इस बात की कि आप लखनऊ में जो ये कार्यक्रम संवाद का कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज को मिलकर के, और बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे उन लोगों से। अमर उजाला सबसे पहले मुझे उन्होंने एक बच्चों के कार्यक्रम में बुलाया था, जिसमें जो बच्चे अच्छे नंबर प्राप्त होते थे, जो टॉपर्स थे, उनको सम्मान करने के लिए बुलाया था। मैं आपके इस संवाद के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। हम लोग तो संवादी लोग हैं, दूसरी तरफ एकवादी लोग हैं। हम सब लोग संविधान से चलना चाहते हैं, कुछ लोग मन विधान से चलाना चाहते हैं। मैं इस संवाद के कार्यक्रम में आपका जो आपने बुलाया और सबसे पहला प्रश्न जो आपने पूछा नेताजी से और समाजवाद को जोड़ करके, हालांकि नेताजी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने विरासत में जो हम लोगों को समाजवाद दिया है, समाजवादी आंदोलन दिया है, हम सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को यहां तक तो लेकर के आए थे नेताजी, अगले कई सौ वर्षों तक हम लोगों की जिम्मेदारी है उस आंदोलन को ले जाने की। मुझे नहीं पता था कि ये सवाल पहला आपका होगा, और इससे पहले भी जो बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित गए हैं कार्यक्रम में, उनका फौज का रिश्ता है। और मैं यहां पर सरों पर टोपी देख रहा हूं फौज की लगी हुई। फौज हमारे देश की वो फौज है जो कठिन परिस्थितियों में, न जाने कैसे कैसे परिस्थितियों में हमारे देश की रक्षा कर रही है। और एक एक फौजी यहां जानता होगा कि नेताजी के समय पर वो फैसला लिया गया था कि अगर कोई भी किसी सीमा पर कहीं भी शहीद अगर होगा फौज का, तो उसके घर परिवार तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। ये जिम्मेदारी ये नेताजी ने निभाई थी। और उसके बैकग्राउंड की बात केवल इतनी सी थी, जिस समय ये फैसला लिया जा रहा था, सरकार ये कह रही थी कि बजट कम है, बजट पर्याप्त नहीं है, हम कितने लोगों को घर पहुंचाएंगे। नेताजी ने उसी समय कहा
कि अगर फौजी हमारे देश की रक्षा करता है, उसको सम्मान के लिए अगर घर पहुंचाने और परिवार के बीच में आखिरी समय पे पहुंचाने के लिए कितना भी बजट खर्च होगा, सरकार को बजट करना चाहिए और उस समय का फैसला आज भी है। ये नेताजी का हमारा एक बहुत इमोशनल रिश्ता फौज से जुड़ा हुआ है। कम लोग जानते होंगे और शायद बहुत लोग जानते हैं, कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में। सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे नेताजी ने मिलिट्री स्कूल में पढ़ने का मौका दिया और उसी का परिणाम यह है कि आज भी हम लोग वो जो फौज में सिखाया गया था हम लोगों को, सुबह कितने बजे उठना है, कितने बजे पीटी होनी है, कितने बजे लंच होना है, कितने बजे स्पोर्ट्स होना है, कितने बजे डिनर होना है और डिनर की ड्रेस क्या होगी, लंच की ड्रेस क्या होगी और स्पोर्ट्स की क्या ड्रेस होगी, जो कभी फौज में एनडीए में सिखाया जाता है, उस मिलिट्री स्कूल का पूरा टाइम टेबल वही था। नेताजी ने वहां भेजा, उसकी वजह से आज भी हम लोग राजनीति में सक्सेसफुल हैं। दूसरा जो हमें समाजवादी विचारधारा नेताजी ने दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, उसके जो प्रेम्बल में जो चीजें लिखी हुई हैं कि जो हमारा वी द पीपुल और हमें देश कैसा बनाना है, जो हमारा देश कैसा बने, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हो, तो जो हमारे प्रेम्बल में है समाजवादी, उस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं। जो हमारे आपके सामने चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां हैं कि हम किस तरीके से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करें और दूसरा आर्थिक गैर बराबरी कैसे दूर करें। ये दो जो चैलेंजेस हैं, उन्हीं चैलेंजेस के आसपास हम लोग राजनीति कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि अभी तक तो हम लोग मुकाबला कर करके आए हैं, आने वाले समय में इस प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। पूर्व सेनाध्यक्ष मनोज पांडे जी थे और आपने ठीक कहा, इसलिए बहुत सारे पूर्व सैनिक और बहुत सारे ऐसे युवा उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ में आकर प्रशिक्षण ले रहे हैं ताकि वो सेना में भर्ती हो जाएं, वो भी अखिलेश जी हमारे बीच में। लेकिन मैं अपने अगले सवाल पर आऊंगा और आपने कहा कि आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनेगी। लगता है 27 की तैयारियां भी अभी से ही जोरों पर शुरू हो गई और देश में तो चुनाव की तैयारियां हमेशा चलती है। लेकिन मैं पीछे जाता हूँ, 12 से 17 वाला जो आपका कार्यकाल था, उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगती है कि उस दौरान ऐसा क्या काम हुआ जिसको आप अभी भी याद करेंगे? मैं आऊंगा उसके बाद अगले सवाल पर। और दूसरा, उस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती जो अभी भी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के लिए चुनौती बनी हुई है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने 12 से 17 की उपलब्धियां पूछ ली। एक वादी लोगों का मैंने भाषण सुना था, वो अभी भी गुम हैं, किस दुनिया में पता ही नहीं है, किस दुनिया में चले जाते हैं ये भी नहीं पता लगता कई बार। एक बार मैंने एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार को, उसका पूरा विज्ञापन था अखबार का, और उस विज्ञापन में लिखा था कि उत्तर प्रदेश में 17 एक्सप्रेस वे बने हैं या बन रहे हैं। मैंने वहीं से बात निकाल करके ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने वो बात कही और उसके बाद मैंने देखा कि जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो एक होर्डिंग लगी हुई थी। उस होर्डिंग में लिखा हुआ था कि 13 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 4 प्रस्तावित हैं, नहीं 7 बन रहे हैं, 6 प्रस्तावित हैं, 7 और 6 13। मैंने तभी सोचा ये जो 4 17 वाले थे तो वो लगता है सपनों में बना रहे थे। अगर प्रतिष्ठित अखबार में 17 एक्सप्रेसवे की बात कही जाए और होर्डिंग आपको लगानी पड़ जाए 7 और 6 की, हमारे मुख्यमंत्री जी समझते नहीं है कि एक्सप्रेसवे क्या है। वो एक्सप्रेसवे को समझते नहीं कि एक्सप्रेसवे क्या है। वो 4 लेन सड़क को भी एक्सप्रेसवे समझते हैं। कोई सड़क बन जाए उसको एक्सप्रेसवे मान लेते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में एक्सप्रेसवे बन रहा था आगरा से लखनऊ वाला, उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मानक नहीं आए थे। जो इंडियन रोड कांग्रेस के मानक हैं उसके तहत
एक्सप्रेसवे बनने चाहिए, उस समय एक्सप्रेसवे नहीं आया था। तो समाजवादी पार्टी ने रिकॉर्ड टाइम में, वो भी नेताजी की वजह से, हम लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में 21 महीने में 323 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे और एक्सपेंडेबल टू 8 लेन बना करके दिखाया। और जिस समय नेताजी से लॉन्च कराया था मैं अपनी फौज का धन्यवाद देना चाहता हूं, और आज फिर एक बार एयरफोर्स का धन्यवाद दूंगा कि एयरफोर्स ने मिलकर के उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ काम किया और देश का वो पहला एक्सप्रेसवे बना जिस एक्सप्रेसवे पर इमरजेंसी के समय पर आप कोई भी बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट उतार सकते हैं। और जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन सुकोई ने, मिराज ने टचडाउन किया था और बाद में हरकुलिस जैसा विमान उतरा। और वो समाजवादियों की उपलब्धि थी कि जब देश के प्रधानमंत्री को एक्सप्रेसवे पे उतरना हुआ तो वो समाजवादियों के डिजाइन्ड टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने उस समय पार्ट उनके साथ बनाया था, उसी का परिणाम था कि हरकुलिस जैसा विमान भी उतरा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। तो अभी तो शुरू नहीं किया मैंने। समाजवादी सरकार में जो उपलब्धियां थी 12 से 17 बहुत क्लियरिटी के साथ कि एक तरफ तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना है। मैं इसलिए टोक रहा हूं, एक सबसे बड़ी उपलब्धि तो होगी एक जो मैंने आपके जहन में अभी है, क्योंकि मुझे आगे इससे जुड़ा एक सवाल और पूछना है। आपका टाइम कम पड़ जाएगा, हमारे पास उपलब्धियां ढेर सारी, इसीलिए एक उपलब्धि पूछ रहा हूं। वही मैं 12 से 17 जो एक्सप्रेसवे डिजाइन किया उसका परिणाम ये है कि जो NHAI ये आज सड़क बना रहा है, NHAI ने भी कॉपी की हमारी डिजाइन की। अभी तक NHAI क्या करता था, सड़क पर टोल लगा देता था। जब उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देखा कि कोई भी टोल ऊपर नहीं है, सब टोल नीचे हैं, तो अब वो भी शुरू करने लगे। और देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का दिल कितना छोटा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में जो बनाए हैं वे साइड एमिनिटीज इतने छोटे बनाए हैं, जो चला होगा वो जानता हो, इतने छोटे बनाए हैं। और हमारे यहाँ देखेंगे आप इतने बड़े बने हैं कि अगर 2 बस इकट्ठी आए तो 2 बस इकट्ठी शौचालय जा सकती हैं, तुरंत शौचालय जाए, अपनी गाड़ी में बैठे आगे चले जाएं। और जो एक्सप्रेसवे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक्सप्रेसवे सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा जाता था कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बनाया। और मेरा मानना है कि अगर आप रफ्तार बढ़ा सकते हो तो अर्थव्यवस्था बढ़ा सकते हो। इफ यू कैन डबल द स्पीड यू विल ट्रिपल द इकोनॉमी। और इसीलिए एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को हमने दिए। ये जो भाजपा वाले एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इसमें अगर आप तेज चले तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आपके कमर दर्द हो जाएगी या पेट दर्द हो जाएगा। और आप सोचिए, एक देश के प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। अगर देश के प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करें तो वो हमसे भी अच्छा होना चाहिए। किस देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री जो विश्व गुरु हैं, दुनिया में उनकी पहचान है, परचम लहरा दुनिया में डंका बज रहा है उनका। और जब आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जाएंगे तो उस समय का उद्घाटन हुआ, आज भी मेंटेनेंस होता है। आज भी अगर हम लोग उठ चलें और चलें बुंदेलखंड एक्सप्रेस में तो अभी भी देख लेंगे मेंटेनेंस चल रहा है। और सोचिए, मुख्यमंत्री खुद दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि ये हो रहा, वो हो रहा, फलाना हो रहा, ठिकाना हो रहा। अरे सब जानते हैं, ईडी, इनकम टैक्स और जो इनके सब विभाग इन्हीं के हैं। अभी जो हाथा पे छापा पड़ रहा है, हमारे गोरखपुर के लोग जानते होंगे, हाथा से झगड़ा कोई नया नहीं है, बहुत पुराना झगड़ा है, इसलिए उन्हें हाथा नहीं भाता है। सोचो, हाथा वाले नाराज हो गए सर। अखिलेश जी, तो एक मिनट, अभी तो एक्सप्रेस खत्म नहीं हुआ। एक्सप्रेसवे तो बहुत लंबा है, 200 किलोमीटर का है। मैं एक्सप्रेसवे से ही जुड़े एक सवाल पर आ जाता हूं, जोड़ लीजिएगा, आप जोड़ लीजिएगा। एक निवेदन है। नहीं 200 नहीं, वो है 323 किलोमीटर। हाँ। और जो नया हमने प्रस्ताव दिया था पूर्वांचल का, वो है 340 किलोमीटर का। और जब से सरकार गई है हमारी, 1 इंच भी इस सरकार ने जमीन एक्वायर नहीं की। सोचिए, अगर वो बन जाता तो हमारा बिहार से जुड़ जाता, बंगाल से, और स्टेट को वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे मिलता। तो अभी तो एक्सप्रेस और लैपटॉप की कहानियां मैं इतनी बताना चाहता हूँ। समाजवादी सरकार थी, उस समय हम लोगों ने बच्चों को पढ़ने के लिए, डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए
और लैपटॉप एक ज़रूरत है बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो रहा था, उस समय टेक्नोलॉजी आ रही थी। जियो का जो इंटरनेट की जो व्यवस्था थी, यूपी में जो इन्वेस्टमेंट आया है जियो का, वो जियो का समाजवादी सरकार में आया और उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पे लैपटॉप बांटा और एक एक लैपटॉप की कहानी है। केवल लैपटॉप नहीं दिया हम लोगों ने, वो लैपटॉप जिन बच्चों को मिला उनकी कहानी है, वो किस तरह पढ़े, किस तरह आगे बढ़े, आगे बढ़ने के साथ साथ उनके पूरे परिवार को उससे पढ़ने का मौका मिला। और हमें याद है हमारे साथ शायद एक अखबार के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट चल रहे थे हमारे साथ, और उन्होंने बाकायदा पूछा चुनाव के समय पर, उन्होंने स्टोरी की कि लैपटॉप केवल एक बच्चे को नहीं मिला है, पूरे परिवार को उससे पढ़ने मिलने का मौका मिला। और यूपी में जो समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था वो आज भी किसी गांव में होगा तो वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ है। और नेताजी की फोटो लगाई हमने उसमें, अपनी फोटो लगाई कि जब ऑन करोगे तो हम और नेताजी दिखाई देंगे आपको, और उसकी नकल की इस सरकार ने, नकल की। जो हम लोगों ने लैपटॉप में अपनी तस्वीर रखी तो इस सरकार ने नकल करके मोबाइल पे ले आए अपनी फोटो, और मोबाइल इतना घटिया दिया है कि यूं घिसते रहो वो चलता ही नहीं है। और ये लखनऊ शहर में जो हम लोगों ने मेट्रो दी है, लखनऊ में मेट्रो दी, कानपुर में मेट्रो दी, आगरा में मेट्रो दी, नोएडा टू ग्रेटर नोएडा मेट्रो दी, और दिल्ली से जोड़ने वाली मेट्रो दी। ये दिल्ली वाले बताएं और लखनऊ वाले बताएं कि इन्होंने कौन सी मेट्रो दी है। कोई एक मेट्रो दी हो तो बता दें पूरे उत्तर प्रदेश में। और मैं तो आपसे कहूँगा कि आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, अच्छा अखबार है, कम से कम इसमें रिसर्च टीम लगाइए आप, और वो सच्ची स्टोरी बनाएं कि इस सरकार ने मेट्रो का काम क्यों को रोक रखा है। पूरे लखनऊ का मेट्रो काम रुका हुआ है, और वाराणसी में भी दिया था मैंने मेट्रो। हमारे लखनऊ की ना चिंता करें या कानपुर के बारे में ना सोचें, कम से कम इस सरकार ने, यही मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। और ये सच्चाई है, मैं डीपीआर और बजट दे करके गया था, लेकिन इस सरकार ने बनारस में मेट्रो नहीं बनने दी। और क्या कहते हैं कि हम गोरखपुर में मेट्रो बनाएंगे। ये गोरखपुर में मेट्रो नहीं बनेगी। अभी देखो बारिश होगी, आपको नाव चलानी पड़ेगी, मेट्रो तो नहीं चलेगी लेकिन नाव चलानी पड़ेगी आपको। वो सोचिए मुख्यमंत्री अपने गृह जनपद का पानी ना निकाल पा रहे हो, इससे बुरा और क्या हो सकता है। वो भी कितने साल हो गए, 10 साल होने जा रहे हैं। ये जो 8 का लगा हुआ है, ये 8 का प्रचार चल रहा है, 8 बना के। ये 8 नहीं है, ये जो डबल इंजन सरकार है ये 00 है। जब 00 जुड़ते हैं तब 8 बन जाता है। अखिलेश जी, आपने अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो यमुना का इंफ्रास्ट्रक्चर को बताया। इसमें एक्सप्रेसवे का बहुत लंबा जिक्र किया, जितना लंबा एक्सप्रेसवे उतना ही अच्छा वर्णन लंबा भी हो गया। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी जब हमारे मंच पर थे तो उन्होंने यहाँ से मंच से एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो था उसके सब हमने देखा कि टेंडर आ गए थे और 15,200 करोड़ का टेंडर था। उन्होंने देखा इसमें शायद कुछ गड़बड़, उन्होंने फिर से टेंडर बुलवाया, वो फिर 15,200 करोड़ का आया। तो उनको लगा कि यार ये हर बार मतलब ऐसा कैसे हो गया कि वही का वही आंकड़ा आया। तो उन्होंने फिर टेक्निकल बिड और फिजिबिलिटी सारी एक साथ मंगाई और उसी एक्सप्रेसवे को 11,000 करोड़ में बना दिया। मतलब एक तो 4,000 करोड़ बचाए और दूसरा ये आरोप लगाया कि आपकी सरकार में ये गड़बड़ झाला था, इसलिए 15,200 करोड़ का टेंडर गड़बड़ था। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मुख्यमंत्री जी ये बात नहीं समझते कि एक्सप्रेसवे क्या चीज है। और मुझे उम्मीद है आपके सवाल पूछने के बाद और मेरे जवाब के बाद उन अधिकारियों को बुलाएंगे जिन्होंने उनके कान भरे होंगे, उन अधिकारियों को बुलाएं कान भरे। और मैं ये कह के जा रहा हूं आपसे, जो इंडियन रोड कांग्रेस कहती है कि मीडियन जो एक्सप्रेसवे का होगा वो 12 मीटर से लेकर के 14 मीटर होगा। जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के मानक नहीं आए थे। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मैंने डिजाइन किया था उस समय सरकार में जो डिजाइन हुआ था वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी बेहतर डिजाइन हुआ था, जिसका मीडियन 12 मीटर था। मीडियन का मतलब डिवाइडर, जो दो सड़कों के बीच की जो दूरी थी वो 12 मीटर थी, और सर्विस लेन थी, मंडियां थी, वे साइड एमिनिटीज थी। उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही थी। आप ये बताइए, जो मीडियन था 12 मीटर का, अब कितना है मीडियन उसमें बताइए आप। दूसरा सर्विस लेन बननी थी,
मंडी की जगह लेनी थी, अगर एक भी मंडी बनी हो तो बता दीजिए आप। और मैंने पहले ही जिक्र किया, जो शौचालय बनाए वो ऐसे बनाए जिसमें कोई जा ही नहीं सकता है। तो मानक के साथ खिलवाड़ की, और केवल ये दिखाने के लिए कि सस्ता है, लेकिन क्वालिटी से कितना कंप्रोमाइज किया। ये जो सरकार के समय जब डिजाइन हुआ था तो इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज आई थी, जिन मानकों पे हुआ था। मैं आपसे कहूंगा कि इंडियन रोड कांग्रेस एक हाथ में रख लेना, समाजवादी सरकार में जो स्पेसिफिकेशन थे टेक्निकल एंड फाइनेंशियल, उनको हाथ में रख लेना। और उन्होंने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में क्या खिलवाड़ की है और उन्होंने फाइनेंशियल स्पेसिफिकेशंस में क्या खिलवाड़ की है, वो जब आप ध्यान दे दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी